मुझे लगता है कि हम जो भी बात कर रहे हैं, ये एक ऊर्जा है। जी जी इस जी ऊर्जा को हम प्रिजर्व करके यदि लार्जर एरिया में डिसेमिनेट कर पाएंगे, तो जी जी। चीजें आने वाले समय में हम्म, यूनिवर्स में अवेलेबल होंगी और हम बिल्कुल उसे क्रियान्वित करने में मदद हमको मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल 100%। है ना? हाँ। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की तारीफ जी करते हैं, जी उससे जी। तो भला नहीं होगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ साहब, मैंने जो रात को अनुभव किया, हाँ हाँ। पॉजिटिव पॉइंट कल से मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों को वो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा हूँ। हाँ हाँ। हाँ मैंने हाँ। मैंने हमारे जो मेरा महिला ग्रुप है, हाँ हाँ। उसमें महिलाओं में बड़ी निराशाजनक स्थिति हो जाती है, पति को लेकर, परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर। हाँ हाँ। तो जैसे कलकत्ता में वो विजय श्री रावत जी हैं, जो मेरी वहाँ संयोजिका हैं, इंदौर में हैं, ग्वालियर में हैं, भोपाल में, सब जगह मैंने संयोजिका नियुक्त कर दी, और वो सेल्फ होकर गीता का प्रचार कर रही हैं। मतलब नो, दिस इज फर्स्ट प्रोग्राम इन इंटरनेशनल श्रीमद् भगवत गीता, निःशुल्क श्रीमद् भगवत गीता प्रचार मिशन अंतरराष्ट्रीय, वाओ। निःशुल्क, मतलब निःशुल्क। मतलब हम प्रत्येक भारतवासी रामायण को, श्रीमद् भगवत गीता को या भागवत को, इन ग्रंथों को हम उन परिवारों में पहुंचाएंगे जिन परिवारों में नहीं है। और प्रत्येक भारतवासी के घर में, जिस तरह मुसलमान के यहाँ कुरान होती है, जिस तरह एक ईसाई के यहाँ बाइबल होती है, तो हमारे यहाँ लोग नहीं जानते, गाँव में नहीं जानते कि श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण की क्या वाणी है। अब वो नहीं, संस्कृत में है, तो मैं हिंदी में और संस्कृत में दोनों में भेज रहा हूँ सर। और बहुत निःशुल्क बहुत निःशुल्क सुंदर, अभी तक बहुत 1.25 लाख सुंदर। परिवार तो भेज चुके सर। तो मैंने उन बहनों को बताया आपके बारे में, आपका मैंने वो रिकॉर्ड भेजा सर, जो हाँ जो हाँ। पोस्ट आई है आपकी पोस्ट। मैंने कहा ये माननीय परमादरणीय श्री मैत्री सहनी जी गुप्त जी, जो एक सीनियर पुलिस अधिकारी इन एमपी गवर्नमेंट, तो ये आज एक बीड़ा उठाए हुए हैं, बहुत बहुत सर, लार्ज स्केल पर। तो आप हाँ हाँ। समझिए सर आप। तो मैंने उनको पॉजिटिव कर दिया सर। बिल्कुल। ओके। आपका आपका आप आपने आपको हमारा क्या क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल से जो कल अपनी बात हुई थी, वो जी पूरी उसमें रिले हो रही है। जी जी वो देखा आपने कि नहीं देखा? सर, इस पर यदि आप मेरे को उसका वो पूरा रिकॉर्ड भेज दें, तो मैं सब मेरे सारे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा सर उसको। मैं भेज दूंगा, लेकिन मैं उल्टा चाहूंगा। मैं जी। भेजने में नहीं, मुझे कोई मैं दिक्कत। समझ रहा हूँ सर आपकी बात, लेकिन मतलब मैं, आप मेरी भी समझो, निवेदन समझो। तो हम्म। कारण क्या है कि मेरे इतने मीडिया ग्रुप्स हैं सारे टॉप, आपको तो मालूम है सर। मतलब मैंने तो जब मेरी लाइफ की शुरुआत हुई थी, जब मेरे मकान में आग लगी थी, जब मैंने संघर्ष किया था इन नेताओं के खिलाफ, जो सामंतवाद का युग था, अकेला ओनली वन मैन, जिसे कि रामनाथ गोविंद का प्रभास जोशी ने डायरेक्ट अपॉइंट किया था, मतलब हाँ हाँ। इन एमपी 4 हाँ जिले थे मेरे पास। हाँ। उसमें हाँ। गुना जिले में आप पधारे हुए थे, तो आपने मेरा कार्य पद्धति देखी है। तो सर उस समय मुझे ऐसा लगता था कि इन राजा महाराजाओं के खिलाफ क्या बोल पाऊंगा मैं, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। और आज तक देखो, आप भी तो परसों जब मैं आपके सामने था, तो स्वस्थ और अच्छे रूप में था कि नहीं बिल्कुल था, बिल्कुल था। है? हाँ तो बिल्कुल। आप देखिए सर कि मैं आज भी वही हूँ, वो कैलाश जो कल आपके साथ 30 ईयर्स पहले था, और आप भी वही हो। मतलब तो ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम लोग काम कर पा रहे हैं। ठीक बात। दिस इज योर पॉजिटिव पॉइंट सर, इन एनर्जेटिक, यू आर वेरी एनर्जेटिक। आप मेरे मेरे शब्दों को आप टेप करिए सर, मैं चाहूंगा इसको आप प्रसारित करिए सर। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कर हाँ, रहे हैं। क्यों कारण क्या है कि ये मेरे शब्द बार बार निकलते नहीं हैं, क्यों कारण क्या, मैं बहुत रिजर्व हो गया सर। और वो ओनली फॉर यू सर। मतलब आप ताज्जुब करेंगे, आधे घंटा मैंने विचार किया मैं जाऊं या ना, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे मैथिली सहनी गुप्त जी के दर्शन करना है, उनसे एनर्जी लेना है। तो मतलब मैं किसी भी नेता से नहीं मिलता सर, कहीं पर भी नहीं जाता। और मतलब आप ताज्जुब करोगे, आज इतना बड़ा सोचो आप कि जिस व्यक्ति की 108 महिला प्रचारिकाएं मैंने तैयार कर दी श्रीमद् भगवत गीता के लिए। जैसे मैं आपके घर पे आया, मैंने श्रीमती जी से आपकी से कहा, भाभी जी आपको क्या दायित्व? उन्होंने कहा बोलो, कि आप 100 गीता मंगवा लो और घर में रख लो, और जिन परिवारों में गीता नहीं हो चुपचाप उनके यहाँ स्थापित कर आओ कि श्रीमद् भगवत गीता का आप पाठ कर सकते हो, करो। नहीं तो ये आपके लिए लाइसेंस, इस तरह बंदूक का लाइसेंस होता है, तो बंदूक चलाई तो नहीं जाती। तो दिस इज योर लाइसेंस इन योर लाइफ एंड फॉर आत्मा। आत्मा हमारे नैनम चंदंती शस्त्राणी नैनम जयति पाप का चेतन के लेन अंता पोहिना सोचती मारता। तो ये उस आत्मा की अमर सत्ता है। ये आतंकवाद को यदि काबू कर सकती है, तो श्रीमद् भगवत गीता कर सकती है। तो कारण क्या है कि उसमें यदि भीष्म पितामह भी हैं, तो भगवान ने आर्डर दे दिया। गुरु द्रोणाचार्य भी हैं, ये वो गद्दार हैं देश के,
या धर्म नहीं, के वो या राष्ट्र के, इसलिए तो उनको नहीं, मार डालने योग्य हैं। वो जैसे इसलिए कि आपने कल बोला था। तो मेरा, और ये आत्मघाती दस्ता जो मुसलमान करते हैं या ये इस प्रकार के जो कट्टरपंथी करते हैं, उनके लिए गीता संदेश देती है तो तुम तो आत्मघाती करते हो, लेकिन हम तो आत्मा की अमर सत्ता मानते हैं, तो हमारे लिए तो तुम बहुत गाजर मूली की तरह काट देंगे तुमको। तो ये नहीं, गीता का अभाव कर दिया सर अंग्रेजों ने हमारे नहीं यहाँ से, नहीं मुसलमानों ने उसको देखिए, खत्म कर दिया। तो आज मैंने उसको फिर जागृत कर दिया सर। आप ताज्जुब आपने करेंगे, बहुत आप बढ़िया सोचो काम मेरे किया। जैसा मध्यम वर्गीय आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, तो आपने मध्यम सर वर्गीय आदमी आपकी एनर्जी है सर, जो आप ये गुना पधा रहे थे जब एसपी थे, हाँ। तब मैंने आपकी कैपेसिटी देखी थी। मैं सोचता था कि मैं तीसरा को पैदा क्यों नहीं होते इस देश के अंदर। मैंने लोगों से बोला था, और आज तक वो छवि आपकी कोई मिटा नहीं पाया है सर। जब कल मैं आपके पास था, मेरा दिल गदगद हो रहा था सर, और मैं सोच रहा था वो हो या अरे एक अन्ना हजारे, एक कॉमन मैन, हाँ, बम्बई में बैठा हुए कोने में गांव में, और सत्ता परिवर्तन के लिए वो वहाँ आ जाता है। और आप तो कितनी बड़ी, आपको तो दुनिया जानती है सर, और आप तो इतने बड़े ओहदे पहुंचे, और इन विपरीत परिस्थिति राजनेता, भ्रष्ट राजनेताओं के खिलाफ पहुंचे, और आपके लिए क्या नहीं किया होगा उन्होंने, लेकिन आप नंबर 1 बने रहे। कौन सी एनर्जी थी को आपको भोपाल में पदस्थ किया, और आपने वहां से इतना बड़ा पुलिस अधिकारी के रूप में पद ग्रहण किया। व्हाट इज दिस? तो आपका कल जो पॉइंट था, स्वधर्म निधनम श्रेया, मतलब अपने धर्म में मरना शेष करे। यदि हमारा धर्म राष्ट्र धर्म भारतीय है तो उसमें मरना श्रेयस्कर है। मंथन, मैं इसी बात को थोड़ा सा अलग तरीके से कहूं क्या? जी जी सर, जी सर। देखिए, मैं इसको इस ढंग से कहना चाहूंगा कि जी। गीता निश्चित तौर पर श्रेष्ठ है, क्योंकि हाँ, वो हाँ। हर परिस्थितियों में आपको कर्तव्य का बोध कराती है और कर्तव्य करने के लिए कहती है, नंबर 1। नंबर 2, वो आपसे ये भी कहती है कि यदि व्यवस्थाएं फेल हो रही हैं तो धर्म युद्ध आपको करना होगा, राइट? तीसरी बात वो ये कहती है कि अत्याचार करना जितना जुर्म है, अत्याचार सहना भी उतना जुर्म है। तो मुझे लगता है कि गांधी जी के जो विचार थे वो अहिंसा आधी थी। सही, अहिंसा का पूरा जो कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, और उसका आगे है धर्म के लिए जो हिंसा की जाए वो अहिंसा से भी श्रेष्ठ है। ये इसका पूरा श्लोक है। हाँ, सही बात है। हाँ बिल्कुल करेक्ट, अगर मेरे पास नोट है ये श्लोक, ये महाभारत से उसमें लगा हुआ है। जो कहती है कि अहिंसा परमो धर्मा, और उसकी सेक्रेड लाइन कहती है कि धर्म के लिए जो हिंसा की जाए वो उससे भी श्रेष्ठ है, राइट? हाँ। अब यहाँ पे धर्म जो है कोई हिंदू और मुस्लिम और ईसाई वो नहीं है। यहाँ पर धर्म कर्तव्य है। धर्म आपका वो भाव है जो एक अच्छे वातावरण को स्थापित करता है, जो अत्याचार विहीन वातावरण को स्थापित करता है। यहाँ किसी धर्म विशेष की बात नहीं है। वो धर्म का मतलब यहाँ कर्तव्य, राइट? एक कर्तव्य वाला युद्ध है जिसमें आप एक अच्छी जो है ना संस्कृति की स्थापना करें, जिसमें सभी लोग ठीक ढंग से रह सकें, पापी और आसुरी शक्तियां का नष्ट हो, ऐसे धर्म की बात कही है, ठीक है ना? अब जो है मैं हर चीज को जरा डिफरेंटली रीड और कहना चाहता हूँ, राइट? जो कहते हैं ना धर्म के लिए मरना फलाना करना, ये ठीक स्थिति नहीं है। हमारा स्थिति दूसरा है। हमारा कहना ये है कि क्या हम ग्राउंड पर एक ऐसी व्यवस्था पैदा कर सकते हैं जिसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोग, सभी जो है ना दृष्टिकोण के लोग, सभी कल्चर के लोग एक अम्ब्रेला के नीचे ना केवल अच्छे ढंग से और शांति से रह सकें, बल्कि अपने आप को एक पुष्प के रूप में प्रस्फुटित कर पाए, विकसित कर पाए, और उनका जो जन्म है वो जन्म सार्थक हो पाए। बहुत बड़ी, मतलब इसकी हर शब्द पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। जन्म सार्थक हो पाए। हाँ। ये बड़ी बात हो गई है, ठीक है ना? सही बात है। अब इसको करने के लिए जो तरीका है वो धर्म का कोडिफिकेशन क्या है, आज आप एक्ट के रूप में कहते हैं, राइट? तो हम उसे धर्म के रूप में कोड करें, ठीक है ना? मतलब एक जैसे आईपीसी है, जो चीजें गलत हैं
जो चीजें कहना या करना या सोचने से गलत प्रवृत्ति विकसित होती है, उसे अपराध की कैटेगरी में लाया जाए, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़ी छोटी सी बात है कि हमारा आर्टिकल 25 कहता है कि सभी व्यक्तियों को अपनी श्रद्धा से, अपनी कॉन्शियंस से जो धर्म अच्छा लगता है उसे वो माने और उसे वो प्रोपोगेट करे, राइट। अब जिहाद में कहा गया है कि आप तलवार की नोक पर जो है इस्लाम को फैलाओ, और यदि वो धर्म आपका नहीं मानता है तो उसकी हत्या कर दो, और हत्या करने वाला जन्नत जाएगा, उसे 72 हूरें मिलेंगी। अब ये कंटेंट हमारे आर्टिकल 25 से सीधा इंटरफियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जी सर जी। नहीं, सीधा कॉन्ट्राडिक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल। तो जब भी इस तरीके के बड़े बड़े कॉन्ट्राडिक्शंस हुए हैं, भारत ने उन्हें एक्ट बनाकर जो है काउंटर किया, नंबर 1। हालांकि हमने जो व्यवस्था पैदा की वो लचर व्यवस्था पैदा की। यदि हम नियम भी बनाते और सुदृढ़ व्यवस्था भी बनाते और 1 महीने में हम उसमें निर्णय भी दे पाते तो एकदम व्यवस्था भिन्न होती कि नहीं होती? बिल्कुल होती कि नहीं होती? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इसी बात की आवश्यकता है कि जो चीजें कही जा रही हैं, जो चीजें ऐसी हैं जिससे वैमनस्यता फैल रही है, हम उन्हें स्पेसिफिक और हीनस ऑफेंस बना देंगे और बैकएंड में इंजन वो लगा देंगे जो क्राइम फ्री भारत का है। वो इंजन बहुत जरूरी है। वो क्या कह रहा है कि आपके बिना थाने जाए FIR दर्ज होगी, और वो आज के ज्यादा तुलना में 1000 गुना ज्यादा जो है इनफेलिबल होगी। हाँ जस तो वो 1000 गुना इनफेलिबल होगी, राइट। वो 1000 गुना ट्रांसपेरेंट होगी, उसको कोई डिस्टॉर्ट नहीं कर पाएगा, उसको कोई फोटोशॉप में मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, उसका डिजिटल मैनिपुलेशन संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा जो है ना इंटर कोलैबोरेशन होगा, और वो कंटेंट जो है पूरा इनक्रिप्ट भी होगा और हैश वैल्यू से डेट टाइम लोकेशन के साथ लॉक कर दिया जाएगा। तो टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो सकती है जो उसको डिस्टॉर्ट करे, लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी से भी हम उसको हैंडल करेंगे तो वो उसका हैश वैल्यू बदल जाएगा। तो ये हैश वैल्यू की लॉकिंग के साथ वो इनफेलिबल हो जाएगा, राइट। दूसरा, आप अपने पुलिस ऑफिसर को बैकएंड इंजन से टेक्नोलॉजी से सपोर्ट कर रहे हैं, एविडेंस कहीं पे भी बैठा हो वो पुलिस वाला नहीं सोच पा रहा है। तो क्राइम फ्री भारत का जो टेक्नोलॉजी इंजन है वो पुलिस वाले की मदद कर रहा है, और जहां जहां साक्ष्य बैठा होना संभावित है वहां से वो सब साक्ष्य इकट्ठा करेगा, उसको डेट टाइम लोकेशन के साथ इनक्रिप्ट करते हुए, और आज की भाषा में कहें तो 65B का एडमिसिबिलिटी का सर्टिफिकेट भी वो क्रिएट करते हुए वो उसको जो है थानेदार को या सब इंस्पेक्टर को या इंस्पेक्टर जो भी उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को पहुंचा देगा, राइट। तीसरी उसकी बड़ी बात ये है कि अब जो है ये जितने भी CCTV, IoT डिवाइसेस, कैमरा, ड्रोन वगैरह, इन सबको हम पब्लिक डोमेन में देते, ठीक है ना। आप उसे लगाओगे और जो भी साक्ष्य आपका पहुंचेगा आपको उसमें रेवेन्यू मिलेगी, राइट। जो वायलेशन कैप्चर होगा उस जिसने रूल का वायलेशन किया उसके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी उसका आधा पैसा उस डिवाइस को लगाने वाले को मिल जाएगा, राइट। जी। तो 3 महीने के अंदर उस डिवाइस की कीमत निकल जाएगी, राइट। तो 3 महीने के बाद आपको जो पैसा मिलेगा वो शुद्ध आपकी आय हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जी सर। राइट। अब अज्यूम करिए कि उस डिवाइस से आपको 2 लाख रुपए महीने मिल रहे हैं, 3 आपने कॉस्ट वॉस्ट निकाल दी जो भी है, ठीक है ना। तो आपकी इच्छा ये नहीं होगी कि हम 15 डिवाइस लगा ले तो बहुत अच्छा होगा। सही बात है, राइट। तो आप 30 लाख रुपए महीने कमाने लग जाएंगे। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ डिवाइसेस अभी जो होते हैं वो
आदमी जो है ना शासकीय धन से खरीदता है, उसमें खरीदने की बड़ी लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है, उसमें कुछ हाँ भ्रष्टाचार लेन देन भी हो जाता है। इस प्रक्रिया हाँ में कुछ होना है क्या? कुछ नहीं होना, राइट। नंबर वन। अच्छा नंबर टू, हम हायर दर्जे के स्पेसिफिकेशन, चूंकि रेवेन्यू जो है ना उससे निकलने के आने जमीन वाली है, तो हमें सस्ता जो है ना सीसीटीवी लगाने की जरूरत नहीं है। हम महंगे से महंगा लगाएंगे, 3 महीने की जगह उसमें 6 महीने में जो है ना पैसा रिकवर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद उतना ज्यादा पैसा आपको आगे मिलने वाला है, ठीक है कि नहीं, जी सर जी राइट। तो हम्म हमें इस तरीके की बहुत ओरिजिनल बातें सोचना पड़ेंगी, जो कि लोगों के लिए आय का जरिया भी बनेगा। तो न्याय कराना आय का जरिया हो जाएगा। इसलिए जो हम जो बात कर रहे हैं उसमें क्या कह रहे हैं कि आप जो है इस न्याय व्यवस्था में सरकार के ऊपर बोझ बनने की बजाय सरकार के लिए आय का सौदा बना दो। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे आय का सौदा बनेगा। तो हर अपराध के 2 हिस्से होंगे, करेक्ट। एक हिस्सा होगा कि उसको आप इम्प्रिजनमेंट करेंगे, कार्पोरल पनिशमेंट देंगे, ठीक है ना। और दूसरा हिस्सा है फाइनेंशियल कंपोनेंट, राइट। मतलब हर अपराध में एक अर्थदंड भी लगेगा, और वो अर्थदंड कानून की किताब में नहीं लिखा होगा, वो एक लाइन में जो है ना सबके लिए लागू हो जाएगा। और वो लाइन ये रहेगी कि जितनी भी हमें रेवेन्यू स्ट्रीम बांटना पड़ती है, राइट, उस रेवेन्यू स्ट्रीम में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो रेवेन्यू स्ट्रीम हम किसको बांटेंगे? जो रिपोर्ट कर रहा है उसको भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, क्योंकि उसने रिपोर्ट नहीं की होती तो वो अपराध लुप्त हो गया होता। तो यदि हम रिपोर्ट लिखने वाले को भी पैसा दें तो क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं। नंबर वन, जो एविडेंस दे रहा है उसको, और एविडेंस देने वाले को भी पैसा दे रहे हैं। जो लॉ का इंटरप्रिटेशन कर रहा है उस लॉयर को भी पैसा दे रहे हैं, राइट। यदि मान लो कोई फरियादी ऐसी भाषा बोल रहा है जो आपका यंत्र नहीं समझ पा रहा है, तो एक दोभाषिया बीच में आ जाएगा, तो दोभाषियों को भी आप पैसा दे रहे हैं, राइट। और ये लोग जो है जो काम करेंगे उसके कंटेंट को वेरीफाई भी करेंगे, तो ये एक एडिशनल विटनेस भी बन जाएंगे। जैसे मान लो एक वकील ने उसकी धाराएं लगाने में या कुछ जो है पूरा कंटेंट एफआईआर में आ गया कि नहीं आ गया है, अपराध के सभी इंग्रेडिएंट उसमें आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं, यदि इसको करने के लिए एक वकील अपना वो करता है, मतलब कंट्रीब्यूशन करता है, और उस वकील को एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिलती है, और वो साथ में ये सिस्टम जनरेटेड के उस पूरा चीज उसने क्या किया और उसके डिजिटल सिग्नेचर भी जाते हैं, तो वो एक एडिशनल गवाह बन गया कि नहीं बन गया एफआईआर का? सही बात है। यदि मान लो जिसने लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन की तो वो बताएगा कि ये कंटेंट था, मैंने इसको इंटरप्रेट किया, ये हुआ, मैं प्रमाणित करता हूँ, फलाना फलाना। तो एक आपका एडिशनल गवाह और हो गया कि नहीं हो गया? सही है। अभी तो क्या हो रहा है कि जो थानेदार की इच्छा हो रही है वो लिख ले रहा है, राइट। कई बार जो है फरियादी से ही लिखवाया जा रहा है, लेकिन उससे लिखाया जा रहा है कि ये लिखो ये लिखो ये लिखो, राइट। कई बार जो है फरियादी को क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये पुलिस बताती है, बताती कि नहीं बताती? इस प्रक्रिया में ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हो पाएगी, राइट। तो आपकी एफआईआर बहुत हाई दर्जे की होगी, और कोई झूठी एफआईआर करेगा तो उसे भी उसी सर्टेनिटी से हम जेल कर भेजेंगे। यहाँ पर जो है जो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको जो है उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनको पैसा मिलेगा। जो सीसीटीवी आईओटी डिवाइसेस हैं, इन अपराध की विवेचना के साथ साथ कुछ अपराधों को वो सीधे ही वो प्रोसिक्यूट करने के लिए यूज करेंगे। जैसे ट्रैफिक के जितने भी वायलेशन हैं, जो सीसीटीवी उसको कैप्चर करेगी, उसका 50% पैसा जो है कैप्चर करने वाले डिवाइस के मालिक को पहुंचेगा। तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन होगा पब्लिक के लिए, पब्लिक के लिए एक आय का साधन पैदा होगा, राइट। अच्छा, और इन जिनको हमने जितना जो रेवेन्यू बांटा गया है, इंक्लूडिंग इसमें सेक्शन 13, सेक्शन 18, सेक्शन 21 के तहत स्पेशल जज नियुक्त करने का पावर है, राइट। हम इसको और लिबरल करा के
अधिकांश लोगों को हम जज घोषित करें, राइट। अब जैसे मान लो मंथन जी हैं, राइट। अब मंथन जी को थोड़ी सी ट्रेनिंग देके कुछ सर्टेन ऑफेंसेस को तो आप जज क्यों नहीं कर सकते हैं, भाई मार पिटाई हुई कि नहीं हुई, ठीक है ना। मतलब जो ज्यादा क्लिष्ट टाइप के केसेस हैं उनके लिए स्पेशलाइज्ड व्यक्ति हो सकते हैं। जो जनरल टाइप के लोग हैं उनको हम किसी भी व्यक्ति को जो है जिसने LLB किया हुआ है उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देके यदि हम उसको जज डिक्लेयर करते हैं और उसको सैलरी नहीं मिलेगी, वो जितना जो है सेशंस को हेड करेगा, राइट, और वो सेशंस भी घर से बैठ के करना है, तो ना आपको कोर्ट चाहिए, ना आपको उसमें चौकीदार चाहिए, कोई नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। और आप जो है उसमें 1 महीने के अंदर न्याय कर पाएंगे। तो अब आप ये देखिए कि देखिए आपने कितने फायदे कर लिए। आपकी FIR ट्रांसपेरेंट हो गई, गलत FIR दर्ज करने वाले को आपने जो है ना बुक कर दिया, आपने एक ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर की इतनी ज्यादा मदद कर दी कि जहां भी एविडेंस होगा वो एविडेंस को ना केवल कैप्चर कर पाएगा, ना केवल कलेक्ट कर पाएगा, बल्कि उसको इनफेलिबल बना देगा। और उसमें जो है सेक्शन 65B के तहत जो एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो सब भी पैदा कर देगा। बात आप समझ रहे हैं? हेलो, हाँ सही बात है। तो इससे जो है आपकी 15 दिन में जो है चालानी कार्रवाई हो जाएगी, 1 महीने में सजा हो जाएगी। अकेली ये 3 चीजें क्या हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और एनवायरनमेंट को बदल नहीं देगा? आज व्यक्ति इसलिए अपराध करता है कि उसे लगता है कि अपराध से जो लाभ मिल रहा है उसका वो मस्ती से सेवन करेगा, और यदि वो उसको सजा भी होगी तो सजा जो है ना 20-25 साल बाद कभी होगी तो होगी है, और ज्यादा संभावना है कि वो लोगों को डरा करके वो उसको सजा ही नहीं होगी, राइट। सही बात है। यही होता है कि नहीं होता है? 100%। अब आप ये बताइए कि यदि इस व्यवस्था में आपके 15 दिन आपने दे दिए जो है विवेचना के लिए, 1 महीने दे दिया आपने न्याय के लिए, और 1.5 महीने में यदि हर प्रकरण में अपराधी को न्याय मिल जाएगा, उसको सजा मिल जाएगी और वो जेल चला जाएगा, तो अपराध जो वर्तमान में एक इंसेंटिव है टू कमिट क्राइम वो खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100% करें। अब आपको तो इतना लंबा अनुभव है, आपने किया ही है, आप तो उसको प्रैक्टिकली कर चुके हैं ना। हाँ, अब जो आप मेरा एक निवेदन है कि ये आप लैंग्वेज जो बोल रहे हैं, हाँ, वो आपने प्रोडक्ट की, आपने उस पर अमल किया, आपने वहां से, मैंने देखा कि गुनाह में आप रहे, जहां पर भी आप रहे तो अपराध मुक्त गुनाह हो गया। मतलब मैथिली शरण गुप्त एक प्रतीक हो गए कि यदि अपराध हुआ तो SP खुद आकर प्रकट हो जाएगा और अपराधी को बोल देगा कि यू आर, मतलब भगवान कृष्ण के रूप में आ गए, आप प्रकट हो गए वहां पर। तो ये दिस इज योर थ्योरी, मतलब एंड प्रैक्टिकल। तो वो चीज जब निकल के आ रही है तो वो 100% करेक्ट है। और अब सवाल ये है कि आप ये सोचो, इसमें एक फर्क आपने कल कहा, इसमें एक जो अनपढ़, गंवार, जाहिल अपराधी, भूमाफिया, मतलब हर तरह का अपराध माफिया व्यक्ति विधायक बन गया, सांसद बन गया, जनप्रतिनिधि बन गया, और उसके चेले चपाटे सब वही करेंगे, तो आप उस पर कैसे अंकुश लगा पाएंगे? लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने उस पर अंकुश लगाया। ये मैंने देखा, एक सीनियर मोस्ट पत्रकार जो प्रदेश में सबसे टॉप अखबारों का संवाददाता रहा, आपसे मैंने कई बार इंटरव्यूज लिए, मैंने कहा सर आप ऐसा कैसे कर पाते हैं कि मैथिली शरण गुप्त एक प्रतीक बन गया कि अपराध किया तो SP दूसरा नहीं। जब मैंने आपको देखा, एक बार मैंने आपसे निवेदन किया था कि सर ये अतिक्रमण हटाओ अभियान लोग नहीं मान रहे हैं, आप गाड़ी लेके आए, आप सीधे गाड़ी से उतरे और जो अतिक्रमण थे आपने वहाँ खड़े होके कि कल ये अतिक्रमण तुम्हारा देखना जाए, इसके बाद वो अतिक्रमण नहीं दिखा कभी। समझो आप, मतलब जो काम नगर पालिका को करना चाहिए था, जो जिला कलेक्टर को करना चाहिए था, वो 10 साल में नहीं कर पाए, वो मैथिली शरण गुप्त ने 1 सेकंड में कर दिया। आंख मात्र से गाड़ी आ गई, मतलब तेल का मच गया और PS भी आ गया। आपने वो जब आपके ऊपर पत्थर बरस रहे थे
वो कौन, मैं खुद, मुझे मालूम है उनकी गुंडागिर्दी, क्योंकि मैं उन चंडालों के बीच से निकला हूँ। दिग्विजय सिंह की सत्ता मैंने देखी, उसके सामने नहीं झुका, उस महल के अंदर, उसके अंदर। लेकिन दिग्विजय, मैंने बोल दिया तो दिग्विजय सिंह नष्ट हो जाएगा। इसके बाद मैंने सिंधिया की सत्ता देखी, और सिंधिया के बारे में मैंने घोषणा की थी इस इलेक्शन के पहले, ये सिंधिया जी का अंतिम इलेक्शन है। तो लोग मेरे से बोल रहे थे कि कैलाश मंथन तुम उड़ा दिए जाओगे। मैंने कहा मुझे क्या उड़ाओगे तुम, मैं तो गीता का प्रचारक हूँ, तुम उड़ोगे देखो अब। तो कहने का मतलब ये कि मैंने राजा महाराजाओं को उड़ते हुए देखा है सर यहाँ पर। लेकिन मैथिली शरण गुप्त की जो सत्ता थी वो आज भी कायम है। आपके बाद न भूतो न भविष्य थी, उस सत्ता को कोई बदल नहीं सका। आपकी ही कार्य प्रणाली पुलिस में चल रही है। मेरी शायद सभी एसपी साहिबान से मेरी जब चर्चा हुई तो मैं उनको एक ही बात करता था कि सर आप, यदि आपको आना पड़ेगी तो मैथिली शरण गुप्त का अध्ययन करना पड़ेगी आपको, कि वो आखिर मैथिली शरण गुप्त कौन थे, क्या थे, और उनकी पॉजिटिव ऊर्जा क्या थी पुलिस के लिए। तो ये दिस इज योर पॉजिटिव थ्योरी सर। लाइफ को आपने पुलिस को एक आपने मिशन बना लिया, मतलब पुलिस आपके लिए मिशन हो गई, वरदान हो गई। तो आप उस अनुभव को लेकर आ रहे हैं। जब आप उस अनुभव को लेकर इस फील्ड में आए हैं, तो जैसे अन्ना हजारे आए, उनने एक प्रोग्राम रखा उस दिन जब दिल्ली में आम सभा हो रही थी, कोई समझ नहीं पा रहा था इस बात को कि क्या परिवर्तन होने वाला है। लेकिन परिवर्तन हो गया, और जिस भाजपा का डंका बज रहा था उसको एक सीट नहीं मिली, वहाँ साफ सुपड़ा साफ हो गया, और वो केजरीवाल जैसा आम आदमी आ गया, और फिर आ गया और पंजाब में आ गया। तो मैथिली शरण तो उसके केजरीवाल से 1 लाख गुना ज्यादा, मतलब केजरीवाल में कुछ नहीं समझता था सर, लेकिन मैथिली शरण गुप्त तो वहाँ से आया है जहाँ से एक ऊर्जा लाया है। मतलब एक ऊर्जा, पुलिस से ज्यादा बड़ी ऊर्जा तो किसी की नहीं होती है ना प्रशासन में, और वो भी एक DIG IG बनने के बाद। तो मध्य प्रदेश का इसने कंट्रोल किया हो तो कितनी बड़ी ऊर्जा अपने साथ समेटे हुआ, उसका नाम ही चलता होगा, नाम ही काफी है। तो मेरा निवेदन ये है कि सर यू आर एनर्जेटिक, यदि आप उस ऊर्जा को, आज मेरे को ऊर्जा मिल गई यार, सत्य बता रहा हूँ। मेरे को लग रहा था कुछ अभाव है, कोई नहीं करना चाहता कैलाश। अपन क्यों, मैं भी सर उसी ग्लैमर में जीने लगा कि पैसा जरूरी है, तो मैं भी पैसे के पीछे भगने लगा। मैं वो सब पत्रकारिता का धर्म भूल गया। आपने मुझे मेरी चेतना को जागृत कर दिया, मुझे पत्रकारिता का धर्म बता दिया कैलाश वो नहीं है, ये थोड़ा सा जीवन है, उसको पॉजिटिव कर दो, सबों को पॉजिटिव कर दो। परसों से जब से मैंने आपको व्याख्यान सुना है तो मैंने यही चीज, ये धारणा फेंकना चालू कर दी। सोचो कलकत्ता में रहने वाली एक हाई क्वालिटी की मारवाड़ी समाज की महिला है, सोचो इंदौर में। भाई मैं तो क्या, भारतवर्ष में जो मेरे जो मिशन फैला हुआ है, आपके समय से ही फैला हुआ है वो, तो आज उसने व्यापक रूप ले लिया, उसमें जुड़े हुए हैं मतलब इंटेलेक्चुअल लोग सब, नंबर 1। आप देखोगे तो आप ताज्जुब कर जाओगे। मैं आपको व्याख्यान करवाऊंगा सब जगह जगह। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है सर कि आप तो मेरे जैसे सेवक हूँ मैं आपका, और आप कहोगे कैलाश यहाँ लेके तुम झाड़ू लेके खड़े हो और हमको सबों को बताना है कि सफाई अभियान हमको करना, सब में तो झाड़ू उठाने भी तैयार हूँ। मुझे एक चीज ये लग रही है जो आपने व्याख्यान की है कि हमें पूरी व्यवस्था व्यक्ति विशेष से हटाकर हाँ, टेक्नोलॉजी को सौंपना पड़ेगी, और किसी ने गड़बड़ की तो वो अधिकारी होते हुए भी उसे हमें जेल भेजने की व्यवस्था करना पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्योंकि सवाल ये है कि जो भी गड़बड़ियां होती हैं वो वही लोग करते हैं जिन्हें अधिकार प्राप्त है, और वो किसी दबाव में या किसी संरक्षण में या कारण जो भी हो, उनके ही मातहती में, उनके ही अधिकार क्षेत्र में ये गड़बड़ियां होती हैं, राइट। तो इसके लिए हमें पर्सनालिटी के साथ साथ टेक्नोलॉजी का फ्यूजन करना पड़ेगा। नहीं वो सर आप करेंगे, आपको मालूम है ना, आपको अनुभव है, हर व्यक्ति को अनुभव नहीं है उसका। हाँ, वो तो आपके निर्देशन में चलेगा साहब। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो इसलिए तो वो टेक्नोलॉजी वो प्लानिंग आपको करना पड़ेगा, वो प्लानिंग आपको प्रपोज करना पड़ेगा। जैसे मुझे ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि मैं तो केवल ये टेक्निक से परिचय दूँ कि साहब मुझे खबर कैसे भेजी जाती है उसको किस तरह आज मैं यदि चाहूँ तो आपको मैं मसीहा बना दूँ। तो कैलाश मंथन ने लिखा है, ये नहीं सोचा जाएगा। एक ऐसे पत्रकार ने लिखा है जिसने कि देश के पत्रकारिता को बदलने की कोशिश की, तो मैं वहाँ तो कायम हूँ ना, उस जगह का इतिहास तो कोई नहीं बता सकता ना। जैसे मैथिली शरण गुप्त का वो 3 साल का पीरियड को नाम कोई नहीं मिटा नहीं सकता, वो इतिहास बन गया। तो इस तरह हमारे जो टाइम में हमको जो शॉर्ट टाइम मिला है,
50-60 साल का सक्रियता का, उसमें हम क्या कर गए यही काउंटिंग किया जाएगा। महात्मा गांधी क्या कर गए, बाकी ये कौन क्या कर गया, कौन मर गया, कौन जी, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जिसने कर दिया, जो खेल कर गया, सक्रिय हो गया। एक बहुत बढ़िया वाक्य सर स्वामी विवेकानंद का, सक्रियता ही जीवन है और निष्क्रियता ही मृत्यु है। बहुत सही कहा। सक्रियता ही, आई वांट टू प्रीच मैन मेकिंग रिलीजन, विवेकानंद फिर कह रहे हैं, आई वांट टू प्रीच मैन, मैं एक ऐसे धर्म का निर्माण चाहता हूँ जो इंसान बना सके। बिल्कुल सही है, वो धर्म वही है, आप उसे इस ढंग से कोडिफाई कर दीजिए कि कानून भी उसी धर्म को कोडिफाई करे, ठीक है ना? बिल्कुल, क्योंकि जो चीज गलत है उसे आप अपराध बनाइए, उसे इन्वेस्टिगेट करने से लेके उसके एविडेंस कैप्चरिंग को फास्ट कर दीजिए, और 1 महीने में डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से यदि हम उसमें न्याय भी स्थापित कर देते हैं तो आपने राम राज्य स्थापित कर दिया, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा आपसे अनुरोध ये है कि आप क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बिल्कुल कर दूंगा सर। यूट्यूब चैनल पे क्राइम फ्री भारत लिखिए तो आ जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मेरे को लिंक भेजेंगे ना तो उससे हो जाएगी वो तो। हाँ, उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो बटन दबाना होगा आपको। नहीं वो मैं कर दूंगा उसको, ठीक है ना? वो हो जाएगा। मैं आप देखो आपको कितना पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। मैं आज डाल देता हूँ। मेरे साथ तो सब कम से कम 1000 ग्रुप जुड़े हुए थे देश के प्रमुख, लेकिन मैंने उनको डिलीट कर दिया, टेलीफोन हैंग हो जाता था। तो अब मैंने क्या है कि फ्री मेरे साथ देश के कम से कम 10,000 तो अखबार जुड़े हुए हैं सर। नहीं, लेकिन ये अखबार आप तो मेरी कार्य पद्धति जानते हैं, सारे अखबार मालिक जुड़े हुए हैं, संवाददाता जुड़े हुए हैं, टॉप मोस्ट लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन नेताओं को मैंने रहम कर दिया है, नेताओं को मैं कम जोड़ता हूँ सर, क्योंकि उनको समझ में कुछ नहीं आता। आपकी यदि वाणी देखो सर, एक जब निर्माण होती है ना सर किसी महान काम के, तो जब मैं उसका अध्ययन कर रहा था तो मैंने सारी संस्थाओं को अध्ययन किया अध्यात्म की। ये पंडित श्री राम शर्मा का, महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ का, इन्होंने मुझे अवार्ड भी दिए हैं सब सारी संस्थाओं ने। अच्छा, वेरी गुड। और ये तुम्हारे बाबा रामदेव का, और ये जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो आज अध्ययन किया, तो मैंने ये देखा कि हमने एक विचार दिल्ली में रखा, हमने एक विचार भोपाल में रखा तो वो पूरे प्रदेश में और देश में फैल जाएगा, और गुना में रखा तो नहीं फैल पाएगा। तो ये मैंने देखा। तो आप यदि भोपाल से कोई विचार करते हैं प्रदेश व्यापी हो जाएगा, आप वही चीज दिल्ली से करते हैं तो पूरी देश व्यापी हो जाएगी। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि हमारा जो विचार है उसका सेंटर है भोपाल, मध्य प्रदेश, और जो टॉप मोस्ट है वो रहे दिल्ली या कलकत्ता। जैसे मैंने अपने गीता प्रचार केंद्र को कलकत्ता बनाया, तो कलकत्ता में मारवाड़ी समाज की सैकड़ों औरतें, मैं आपको फोटोग्राफ भेजूंगा सर, आपको तबीयत खुश हो जाएगी, कोलाज भेजूंगा सर, आप देखेंगे कि किस तरह लोग बाग गीता हाथ में ले लेके ऊपर अपने घरों में और निःशुल्क बांट रहे हैं सर। हालांकि मैं बहुत बड़ी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि भगवान कृष्ण मेरे से काम करवाना चाहता है ना। तो वो चीज सामने आ रही है सर। तो मैं तो आपको धन्य मान रहा हूँ, मैं तो आपको भगवान कृष्ण का रूप मान रहा हूँ। आप क्षमा करना, आप ये मत कहना कैलाश में ऐसी बात कर रहे हैं। आपके अंदर वो चक्र सुदर्शनधारी का चक्र घूम रहा है, आप उसको अन्यथा मत लेना। मैंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया है और सामुद्रिक शास्त्र विशेष तौर पर। कल आपके अंदर जो नेट से मैं सोच नहीं पा रहा था कि वो मैं इतनी तरह को, लेकिन मुझे वही दिखे आप जो उस दिन दिखे थे। और आपके अंदर, मैं सत्य बात बता रहा हूँ, ईश्वर कसम खा रहा हूँ साहब, मुझे भगवान कृष्ण दिख रही थी। तो आप कह रहे थे ना यू आर गॉड, मैंने मेरे मुंह से निकला था। हालांकि मैं मेरे जैसा आदमी किसी गॉड बताएगा? आप परिवर्तन करने के लिए आए, इसलिए आपको भगवान ने पुलिस में भेजा है, नहीं तो कोई नेता बना देता अनुभवहीन होके। और ये तो एक कैसा है आम वृक्ष और एक लंबे टाइम के बाद फल लगने वाला, तो आप तो फल दे रहे हैं जनता को उसका। पुलिस प्रशासन को, पुलिस प्रशासन इज मोस्ट कंपल्सरी ऑफ लाइफ। अब अपन जो है मंथन थोड़ा सा आगे की योजना पे बात करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि देखो, अखबारों में छपने से कोई बहुत भला नहीं होगा, ठीक है ना? नहीं होता सर। उसका रीजन क्या है कि नंबर 1, आज सभी मीडिया के जो पेपर्स हैं वो डिक्टेट पे चलते हैं, राइट? क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, बहुत सारी चीजें हैं। जो एक स्वतंत्रता हुआ करती थी, वो स्वतंत्रता काफी कुछ लुप्त हो गई है। लुप्त हो गई कि नहीं हो गई है?
हेलो, हाँ वो तो टोटल है सर, है ना। तो अब जो टोटल है, मतलब लुप्त नहीं, वो तो खत्म ही हो गई सर। अब हम ये कह रहे हैं कि प्रेस में निकले, अच्छी बात है, लेकिन हाँ, हाँ। अपन प्रेस के पीछे ना पड़े, राइट। नहीं, प्रेस से कोई अच्छा, मतलब नहीं है सर एक इसमें। एक मिनट, जो मैं कह रहा हूँ मुझे थोड़ा सुन लो ना। मैं आपको वो जी कुछ सर। कुछ दिशा निर्देश दे रहा हूँ। अब आप मुझे हाँ, हाँ। आप अपने आप को मेरा चेला कह रहे हैं ना, तो फिर गुरु को हाँ, सुनिए ना, गुरु जी क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, अरे मैं तो आदेश आदेश सर। अब मैथिली शरण गुरु जी उवाच, ठीक है ना। जी जी। तो आप तो पहले भी गुरु थे सर, और आजीवन रहो, मेरे तो आदर्श हो सर, आप आईकॉन हो सर। अच्छा, ठीक है। तो जी हाँ सर। पहला जो काम करना है कि हाँ, हाँ। ये जो एनर्जी ट्रांसफर है वो 1 to 1 होता है, राइट। बहुत सारा जो है एनर्जी, जैसे मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 1 to 1 बात कर रहा हूं, राइट। जी 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 सर, जी अब एज्यूम करिए कि ये बात रिकॉर्ड होके कल जाती है, तो कौन उसे धैर्य से सुनता है, नहीं सुनता है, कैसे सुनता है, ध्यान से सुनता है। क्योंकि आजकल इतनी बम्बार्डिंग हो रही है चारों तरफ से, सोशल मीडिया से, राइट। हाँ, हाँ। सामने हाँ, वाले हाँ। को समझ में नहीं आता क्या खोलूं क्या ना खोलूं, और कई जी बार सर। वो खोलता भी है तो वो एक आध सेकंड देखने के बाद ही उसे बंद कर देता है। हाँ, हाँ, सही कर बात है। देता है कि नहीं करता है। बिल्कुल सही तो है। इसलिए जो है हम अपने जुड़े हुए लोगों में भी थोड़ी सी ग्रेडिंग बना लें, ठीक है ना। और बिल्कुल। उनको भेज के उनसे ये कह के तुम इसको सुन लो, फिर हम वार्तालाप करेंगे। जी सर, जी। तो उससे क्या होगा कि आप उनसे वार्तालाप करके, संवाद करके, एक तो जो है ना उन्होंने ठीक ढंग से सुन के समझ लिया है वो देख पाएंगे, और फिर उसको आप एलाबरेट कर पाएंगे, ठीक है ना। यदि वो कुछ प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्न का आप जवाब दे दे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जो है ना उनसे मुझे जो है मेरा नंबर उन्हें दे दीजिए, उनका नंबर मुझे भेज दीजिए, जी और सर, जी। हम लोग बात कर सकते हैं। हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। कॉन्फ्रेंस कॉल से फायदा क्या होगा, आप भी लिसनिंग में रहेंगे, जो हम उनको जवाब या एक्सप्लेनेशन देंगे वो आप जब बिल्कुल। दूसरों को समझाएंगे तो आप उसमें वो आपके काम आएंगे, जी सर, जी। ठीक है ना। अब एक बार आपने एनर्जी ट्रांसफर कर दी है, तो अब उसको दूसरे अपने जुड़े हुए लोगों को ऊर्जाकृत करना है। केवल ये ध्यान रखना है कि उनके प्रभाव क्षेत्र में कुछ पत्थर भी होंगे, और वो कल आपने यदि आ गए थे कि नहीं आए थे, कुछ जो है 2 तरीके के पत्थरों के बारे में मैंने उसमें कहा था। आप थे उस समय हॉल में? हाँ, मैं शुरू से सुना सर मैंने आपको। अच्छा, तो आपने वो याद है आपको कि जो हमने कहा था कि 2 तरीके के पत्थर हैं। एक पत्थर वो हैं जो आज की व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं, राइट। हाँ, हाँ, तो जो चूंकि वो आज की व्यवस्था का लाभ ले रहे हैं, लिहाजा उनकी रुचि व्यवस्था परिवर्तन में नहीं होगी, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। और दूसरे जो है पत्थर वो हैं जो जिन्होंने हर तरह की आशा खो दी है, राइट। और वो एकदम पत्थर तुल्य हो गए हैं, या तो वो क्या सोचते हैं कि चलो अब धर्म याचना या वो करें, और वो अपने आगे के जीवन को सफल बनाने के लिए, अगले जीवन को जो है ना कृतार्थ करने के लिए उसमें लग गए हैं, और उन उस तरीके के वो हो गए हैं, राइट। उन्हें समाज की व्यवस्था बदलने में रुचि या वो खत्म सी हो गई है। उन्हें ऐसा लगता है कि ना उनकी रुचि है और ना ही उनमें सामर्थ्य बची हुई है, राइट। अब इन 2 तरीके के जो पत्थर हैं, इनको कुछ देर के लिए अपन भूल जाएं। जब चारों तरफ से ऊर्जाकृत लोग होंगे तो ये जो पत्थर हैं ये महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे। जब भी बनेंगे ये महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे, ठीक है ना। जी सर। तो हम इसमें दुखी ना हो, हमें मान के चलें कि ये पत्थर कभी चल के आगे सीधे महा ऊर्जा केंद्र बनेंगे, ठीक है ना। अब हमें ये काम संकल्पित करके कराना है, और ये चीज आ जाए इसके लिए हमें जो व्हाट्सएप ग्रुप का हमने प्रक्रिया समझाई है उसके तहत लोगों को जोड़ा जाए, ठीक है ना। और धीरे से फिर जब ऐप आएगा तो ऐप के माध्यम से हम उनको ऊर्जा केंद्र के रूप में रिकॉग्निशन भी दे पाएंगे, और उनका मेंबरशिप जो है ना टाइप का भी दे देंगे कि आप ऊर्जा केंद्र फलाना है, ठीक है ना। और उसमें वो व्यवस्था भी कर देंगे कि जिनको आप ऊर्जाकृत करोगे वो जो है उसमें रिफ्लेक्ट होगा आपकी पोटेंसी के बतौर,
क्लियर? हेलो? सही है सर। तो वो पोटेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो है, यदि सभी लोग ऊर्जाकृत हो जाएंगे तो हम समाज में अपने चुने हुए व्यक्तियों से अनुनय विनय प्रार्थना और उनको विवश करते हुए वो बदलाव ला सकेंगे, राइट? यदि वो ये बदलाव नहीं लाते हैं तो आपके पास पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऊर्जा केंद्रों का भी अवेलेबल होगा और महा ऊर्जा केंद्रों का विद द पोटेंसी नंबर अवेलेबल होगा, राइट? आप जिस दिन बटन दबाएंगे आप पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित हो जाएंगे, करेक्ट? और आप जो है अपने महा ऊर्जा केंद्रों को मैदान पे उतार के बिना चुनाव प्रचार के उनको जिता पाएंगे, राइट? देखो कैलाश, एक चीज बड़े ध्यान से आपको समझना होगी कि जो भी बदलाव है ये रोड पर नहीं आने वाले हैं। कोई भी बदलाव जो है जुलूस धरने से नहीं आने वाला है। बदलाव का यदि आप सॉलिड फाउंडेशन रखना चाहते हैं तो उसका एक ही तरीका है कि नियम कानून हम पार्लियामेंट में लाएं, व्यवस्था नीतियां इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी लाएं और उसको टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेट करने की प्रक्रिया भी उसी पार्लियामेंट के माध्यम से लाएंगे तो वो स्थायी रहेगी। आदमियों के बदलने पर भी वह अपना काम उसी शक्ति से करती रहेगी, राइट? तो हमें अपनी व्यवस्था को पर्सनालिटी न्यूट्रल करना पड़ेगा, क्योंकि पर्सनालिटी तो जो है ना अमर कोई नहीं है। आप जो है ऑलरेडी 60 साल के हो चुके हैं हम लोग, राइट? और सही है। और जो है अपन को ये भी नहीं मालूम है कि ईश्वर ने कितना और समय दिया हुआ, मालूम है क्या? अरे वो कोई ठिकाने नहीं है सर। मतलब कल भी कुछ हो सकता है, राइट? अरे वो तत्काल भी कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब मैंने देखा ना करेक्ट। अभी अपन बात कर रहे हैं, बातचीत के दौरान भी कुछ गड़बड़ हो सकता है, ठीक है ना? अरे कुछ भी, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये है कि यदि हम इस व्यवस्था को चिरस्थायी बनाना चाहते हैं तो हमें इसे नियम कानून व्यवस्था नीति प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल्स टेक्नोलॉजी इन सब से इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा और रीइंफोर्स करना पड़ेगा। करेक्ट है सर। क्या आप हमारी इस बात को समझ पा रहे हैं और क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपकी हर बात समझता हूँ मैं। नहीं, आप इस बात से सहमत हैं या आप कुछ असहमत हैं? नहीं सर, कोई आपसे असहमति का प्रश्न है ही नहीं। आपने जो देखो इतने जीवन में आपने बोल दिया, आप समझो मेरी बात। मेरा निवेदन है, मैंने 83 से सर पत्रकारिता चालू की थी। जब मेरा अग्निकांड हुआ था तब मैंने प्रण किया था देश की पत्रकारिता करूंगा टॉप में। वेब टू पेविलियन हूँ सर मैं, जिसने देश के इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप में 15 साल पत्रकारिता की हो, वो किसी को छोड़ा ना हो। वो व्यक्ति ये कह रहा है कि इस देश के सर्वश्रेष्ठतम व्यक्तित्वों में, सर्वश्रेष्ठतम अधिकारियों में श्री मैथिली शरण गुप्त का नाम नंबर 1 पर है इन पुलिस प्रशासन। ये मैं इसलिए दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैंने कम से कम 400 और 500 IPS और IAS पूरे क्षेत्र में देखे हैं जिन जिलों में मेरा, और उसमें मैंने अध्ययन किया एक मेरे व्यक्ति से उनसे वो रहे रिलेशन। जैसे आपने क्या कल आपने सबों की आंखें खोल दी, मुझे भी मालूम, मेरी भी आंख खोल दी। आपने कहा कि जब फर्स्ट टाइम आया था कैलाश, तुमने क्या पूछा था? वो कैलाश याद है आपको? और लास्ट में जब मैं जा रहा था तब आपने क्या कहा था? अब मुझे तो मालूम नहीं था सर। आप मैं दंग रह गया कि क्या कोई ऐसा भी हो सकता है? ओहो सर, आपने मैं झूठ नहीं बोल रहा, जो मैं सोचता था ना, जो छवि आपकी थी वो छवि मतलब कहीं और ज्यादा ऐसी स्थायी हो गई। मैं तो आपको लिखने वाला हूँ सर, आप यदि मुझे चांस देंगे, क्योंकि ये दिस इज माई लास्ट टाइम। और लास्ट टाइम में से देखो मैं अच्छा मैं नंबर 1 पत्रकार रहा, नंबर 1 लेखक हूँ और नंबर 1 मैंने शोध किया है सर। फिर भगवत गीता भागवत पर सब पांडुलिपियां पड़ी हुई है साहब। ओम को मैंने रिसर्च करके फेंक दिया, व्हाट इज ओम। तो सर मेरा जरूर लिखिए, आप जरूर लिखिए। आपके लिखने से आपने यदि परिवर्तन का भीड़ उठाया तो कर दो परिवर्तन सर, कर दो। क्या है नहीं, जब आप कह रहे हो कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं, कोरोना काल में मेरे 25 साल ये सब देखते चले गए मेरे सामने, मुझे भगवान ने बचाया है। तो मेरे दिस इज माय सेकंड लाइफ इन कोरोना काल। और आप भी मैं समझता हूँ सर उसको मानते हैं।
तो अब ये जो बोनस हमको मिला है सर, इसमें हम बांट दें जनता को, भारत देश को डोनेशन कर दें। आपको लग नहीं रहा है कि हम उसमें कृत संकल्पित होके लगे हुए हैं? नहीं लगे हुए हैं तो उसको आप अमली जामा बना दें। दूसरी बात है आप उसको व्यवस्था दे दें क्या तुमको ये करना है, आदेश करो सर। आप देखेंगे आपके पास ऐसे वर्कर चाहिए। आज मेरे पास ऐसे वर्कर हैं सर जिनको मैंने तपा के सोचो सर, वो महिलाएं जो किसी की बात की नहीं मानती और बड़े बड़े महानगरों में मेरे एक आदेश पर गीता वितरण कर रही हैं सर, आदेश के निवेदन पर। वो कह रही है मैं उनको भगवान बात है, ये गीता भगवान बात है, मैं नहीं बोल रहा। तो इसी का तो प्रचार करो जी, कृष्ण मंदिर जगत को इसी का प्रचार करो। भगवान राम क्या है, राम शास्त्र भृताम में गीता में भगवान के तो वही है, रुद्राम शंकर में रुद्रों में शंकर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कोई अंतर नहीं। तो एक चक्र सुदर्शन धारी की सत्ता है ना, वो मैथिली शरण को प्रसार में तो ये जानता हूँ। इसको आप है ना अन्य तो मत लेना। मैं कभी किसी संसदीय नहीं करता, मैं तो आपके बारे में ये बात कह चुका हूँ। वो कृष्ण की सत्ता आप में आ गई है और वो इसमें परिवर्तन करेगी। अब उस सत्ता को करवा लेगी, वो उतारना है। ध्यान रखो सर, यदि आपके मन में ये संकल्प आया है तो हो सकता है। मैं कल इसीलिए मिला हूँ आपसे, क्योंकि ऊर्जा है। मैं तो इतना अनुष्ठान करता हूँ, तमाम से बात करता हूँ। आज कल से मैंने भगवान से प्रार्थना चालू कर दी है। और सोचो आपकी इस वाणी को मैंने कम से कम 500, मेरी तो क्या डायरेक्ट संपर्क होते हैं सबों से, 500 लोगों तक पहुंचा चुका हूँ कि मैथिली शरण गुप्त जी क्राइम विहीन भारत के लिए तैयार हो चुके हैं और वो अपने अनुभवों को बांटना शेयर कर रहे हैं। और इस समय हमको उनसे जुड़ जाना चाहिए। लोग जुड़ना चालू हो जाएंगे, मैं उनको नंबर कॉल कर दूंगा। बस मैं यही कह रहा हूँ कि उनको जो है ऊर्जा केंद्र के रूप में संकल्पित करो और वो अपने अधीन के जो ऊर्जा केंद्र हैं, जो उनके प्रभाव क्षेत्र के लोग हैं, वो उनको ऊर्जाकृत करेंगे और ऐसे ही आगे ऊर्जा केंद्र जो बनेंगे वो दूसरों को ऊर्जाकृत करेंगे। तो हम ऊर्जा केंद्रों का एक पूरा नेटवर्क बना पाएंगे। उस नेटवर्क की ताकत डेमोक्रेसी में बहुत मायने रखती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम उसके माध्यम से पहले होना चाहिए सर काम, इलेक्शन से पहले होना चाहिए। 200%, 200%। क्योंकि आपको वो इसलिए जरूरी है कि आप उसकी टेस्टिंग भी तो उसके पहले करेंगे ना, कि यदि आज में जो आपके चुने हुए व्यक्ति हैं यदि ये सब काम कर दें तो उनसे बेहतर कोई नहीं है, राइट। यदि वो नहीं करते हैं तो आपकी योजना इस बात की होना चाहिए कि हमें उन मंदिर में अपने सभी लोगों को पहुंचाना है और उनके माध्यम से वो नियम कानून और व्यवस्था उतारना है। ये भाषण देने से प्रचार करने से काम नहीं चलेगा। ये व्यवस्था जो है, नियम कानून, प्रोसेसेस, नीतियां, टेक्नोलॉजी, इन सब का इंटीग्रेशन जो है यदि स्थायित्व के साथ यदि पार्लियामेंट के में से निकलेगा तो वो स्थायी रहेगा, उसका लाभ सभी को मिल पाएगा। और जो गड़बड़ करने वाली प्रवृत्ति वाले हैं उनको ऑप्शन खत्म हो जाएंगे तो सभी लोग लगभग राम राज्य जैसी स्थिति में अपने आप पहुंच जाएंगे। सर ये निवेदन था, ये या मैं यूं कहूँ कि जैसे एक एसपी है, एसपी के अंडर में 5,000 या 10,000 या 20,000 पुलिसकर्मी हैं। यही तो मैं कह रहा हूं। देखिए केवल आदेश मात्र दे रहे हैं। मैं आदेश ही तो दे रहा हूँ। मैं ऊर्जा है वो देखिए सिपाही तक जा रही है। देखिए अब मेरा कहना ये है कि आपसे 10,000 लोग जुड़े हुए हैं, 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं। आप 1 लाख लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे तो आप जो है महा ऊर्जा केंद्र कहलाएंगे, राइट। हमने तो कहा 1,000 लोगों को ऊर्जाकृत करने वाला जो है, क्योंकि यहाँ ऊर्जाकृत का मतलब है कि आपने अपनी बात कही वो नहीं है, आपने सामने वाले को ऊर्जा केंद्र में कन्वर्ट कर दिया और वो जो है संकल्पित होके जो भी समय वो संकल्पित करता है, आधा घंटे 1 घंटे 2 घंटे, उतने समय वो लोगों को ऊर्जाकृत करने में लगाएगा। ठीक है ना। तो मैं कैलाश इसी बात को करने के लिए मैंने आपको फोन किया था। अब अपन वार्तालाप के जो श्रृंखला जारी रखेंगे और हमारी ये जो बातचीत हुई है, यह बातचीत भी जो है मुझे लगता है कि कल तक उसमें पहुंच जाएगी, स्पेस में ये क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएगी। और मुझे
आप इसे अपने लोगों तक पहुंचा दीजिए और मैं उनसे सब तक पहुंचा दूंगा सर। नहीं नहीं मैं हजारों लोगों तक पहुंचा एक तो दूंगा होता है कि फॉरवर्ड करना। सर। इसको आप कहें तो मैं अपनी फेसबुक पर डाल दूं सर। मेरी 3 आईडियां हैं सर फेसबुक पर। आप जहां भी डालना चाहते हैं मेरे डालिए। मैं अपनी थोड़ा सा वो दे दूं, 3 फेस आईडियां हैं सर मेरी फेसबुक की। उसमें 15,000 मेरे वो मेंबर्स हैं। एक मेरा भी मैंने जो मेरा पेज था वो मेरे टाइम नहीं मिल पा रहा तो मैंने चालू नहीं किया सर। ट्विटर पर भी हैंडल करूंगा और इसको जो है मैं सोशल मीडिया में जो मेरे साथ देश के जो दिग्गजों के सारे वो ग्रुप जुड़े हुए हैं, प्लस मेरे जो मतलब वो आप सोचो साहब 15,000 अखबार एक ही ग्रुप में जुड़ा हुआ है सर मेरे साथ। एक जो बात आप कह रहे हो इसमें मुझे कोई असहमति नहीं है, लेकिन एक बात आपको समझना है, वो बहुत जोर से ध्यान से सुन के समझो। वो ये है कि आप अपनी उस सूची में उनकी पोटेंसी और उनके प्रभाव के हिसाब से एक सूची बना लो, राइट? जी सर। अब आपको तय करना है कि 5 लोगों को या 10 लोगों को आपको व्यक्तिगत उनसे बात करना है। तो उसके पहले जो है ना, उनको आप ये बता दो कि वो इसको सुन लें, जो भी चीज आप उनको सुनाना चाहते हैं, जो ऑडियो वीडियोज आपको ज्यादा प्रभावित करेंगे। वो तो सर मेरा एक क्वेश्चन निवेदन और था, आपसे निवेदन कर सकता हूँ कि हाँ, मतलब उसमें ये है कि चाहे आप रोज 5 लोग, जस्ट ए मिनट, जैसे आपने मुझसे बात करी तो वो मेरी आपकी बात उनके आम आदमी के लिए रहेगी। हाँ। और वो जो कहना है, जो सुनना है, जो समझना है वो उसको समझना है, और कहना आपको है, सुनना समझना उनको है। तो ओनली वन मैन शो सर। और ये नहीं 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 नहीं, लिख सकता हूँ नहीं। और आप फील्ड में आए तो आप मेरी बात ध्यान से हूँ। सुनिए। जो आप कह रहे हैं इतना करिए, लेकिन इसके साथ उसको कोई संशय तो नहीं है वो देखिए, वो संकल्पित हो गया है कि नहीं हो गया है ये देखिए, क्योंकि उसे संकल्पित होके अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को भी संकल्पित करना है। उसमें चैन बनना चाहिए, तभी ये 100 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा। बिल्कुल सर। नहीं वो तो बिल्कुल फाइनल है सर। आप तो अब समय समय पर निर्देश दें, और वो अभी मेरे को आप मैं उसको सब्सक्राइब कर देता हूँ और करवा देता हूँ, सब ग्रुप्स में डाल देता हूँ। और आप 5 लोगों आप एक उसमें आपको जोड़ दूं सर? बिल्कुल जोड़ दीजिए, बिल्कुल जोड़ दीजिए आप। लेकिन सर मैंने इसलिए किया कि मैसेज ज्यादा आ रहे थे, लोग ये कहते थे यार केला जी इसको जरा व्यक्तिगत कर दो, तो मैंने कुछ दिन के लिए सर उसको ओनली फॉर एडमिन कर दिया सर। हाँ हाँ। तो उसमें जैसे नहीं आपको तो मैं एडमिन भी कर सकता हूँ सर। आप जो है आप एडमिन, आपको जो है ना पहुंचेंगे तो आप उसमें डालते जाना, हम केवल देख लेंगे। आपको अपने आप पॉजिटिव लोग मिलते चले जाएंगे सर उसमें से, जिन पे आपकी दृष्टि पड़े उनको आप निकाल लेना सर। आप तो इतना महान मतलब व्यक्तित्व हैं। तो मैं आपको कहे कि वो जैसे मीडिया ग्रुप है उसमें सारे संपादक जुड़े हुए हैं, वो समझ जाएंगे व्हाट इज मैथिली शरण गुप्त। आप चाहें तो सर मैं ये भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है मुझे। ये कर दीजिए, लेकिन इसके साथ साथ जो मैं चाहता हूँ कि आप हर दिन 5 लोगों से व्यक्तिगत बात करके उन्हें ऊर्जा करूंगा सर। मतलब 5 नहीं 10 लोगों से, 10 लोगों से व्यक्तिगत बात करूंगा, क्योंकि दायरा बहुत बड़ा है। यदि मैंने 10 लोगों से ही बात की और 10,000 लोगों से ही बात की, सर में कितना टाइम लगेगा आप बताइए ना। मेरे लोग तो कर ही रहे हैं सर, जिनको मैंने काम सौंपा है सर। मेरे 35 ईयर्स की मेरी पत्रकारिता की लाइफ हो गई और देश के लिए नंबर 1 का काम किया सर मैंने कभी देश से बाहर नहीं गया। मैं आप तो प्रशासन से बाहर नहीं गया, मैंने कानून से बाहर नहीं गया। और सर आपको मालूम नहीं है, आपके जाने के बाद मेरे ऊपर कितने बड़े बड़े अत्याचार हुए हैं। मेरे ऊपर धारा 307 लगाई हुई, तो डीजे ने खुद उस धारा को खत्म किया सर। आप समझो, मेरे साथ जो एनर्जी थी पॉजिटिव, डीजे ने स्वयं मेरे को 307 में फंसाया गया, झूठा। पूरे परिवार को सर, मेरे मकान में आग लगा दी गई, आप समझो सर। और मैं इसके बाद भी कैलाश मंथन बन के आपके सामने खड़ा हूँ, आप समझो सर। मतलब ये क्या है, ये ईश्वर ने मुझे नया जन्म दिया तो मैं आपके लिए हूँ सर। वो मैं काफी दिनों से सोच रहा था, मैं जीआई से बोला था, मैंने कहा मुझे साहब से मिलना है। अरे कि वो तो बहुत महान आदमी है और बहुत आपकी हर पोस्ट को डालते हैं वो जीजा जी मेरे। अच्छा हाँ, अरे हर पोस्ट को। मेरी सिस्टर, वो सिस्टर तो आपकी भगत है, वो कहती है मैथिली शरण जैसा कोई इंसान ही नहीं हो सकता। वो आपको इतनी वो जो जन संवेदना का काम कर रहे हैं, वो लावारिस लाशों को संस्कार करवा रहे हैं। मेरी बहन ने तो प्रण कर लिया कि कैलाश अपन को जीवन में ये काम करना। 6,000 लाश जलवाई सर अभी कोरोना काल में उन्होंने। गवर्नमेंट हाथ पांव फैला गई थी, तो उनके पास 3 तो एम्बुलेंस हैं सर।
और वहाँ जन संवेदना का कितना बड़ा उन्होंने सेंटर विकसित कर दिया। हाँ। मेरी जी। हम्म। तो वो मेरे से बोल रहे थे, कम से कम 10 बार बोले यार कि कैलाश तेरे को फुर्सत नहीं मिल रही मेरा काम करने की, तेरे को मैंने कहा तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। भाई आप चूंकि समाज सेवा में आ गए, अब हमारे हिंदू धर्म में ढोंग और पाखंड प्रचलित लोग है, कृष्ण वगैरह। तो ये क्या है वो तीर्थों पे है ना सर, एक महाप्रभु जी ने बहुत बढ़िया बात कही है, ये सब तीर्थ अपनी मर्यादा खो चुके हैं, मान खो चुके हैं, गंगा जी अपना सच छोड़ चुकी हैं, ऐसे हम कोई सहारा नहीं है, केवल एक भक्ति और एक राष्ट्रभक्ति, उसको राष्ट्रभक्ति समझ लो है, भारत माता के बारे में हम सोचेंगे तो उसकी एक राष्ट्रभक्ति हो गई सर। आपको परिवर्तन करना है, अब आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, आप उस चरम सीमा को, मतलब क्या होता है सर, हमारे यहाँ परम धाम का वो है परम पद। अभी तक आपके पास एक छोटा पद था, क्या पद था, उन्होंने कहा DIG बन गए, IG बन गए। अब आप वहां से उठकर, उस लेवल से उठकर आप उस परम पद पर, ये दिस इज मोक्ष, दिस इज मुक्ति एंड दिस इज परम पद। तो आप तो जीते जी आपने देख लिया कि आत्मा की सत्ता क्या है, उस सत्ता से आपने एक चमत्कार कर दिया, दिस इज चमत्कार। तो सर मेरा वही निवेदन है, आप बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग कृत संकल्पित होकर आज से पूरी शक्ति के साथ इसमें भिड़ रहे हैं। और आपने ठीक कहा है कि चुनाव के पहले ही इसे करना जरूरी है, जिससे हम अपने चुने हुए लोगों से वो परिवर्तन ला सकें, और यदि वो परिवर्तन नहीं लाते हैं तो उनको बदला जाए, उनको क्रैश कर दिया जाए, तो अपन लोग ही क्रैश कर देंगे। तो आपको मानना ही पड़ेगी। आप समझो मेरी बात, मेरे यहाँ पर आपको एक निवेदन कर दूं, आपको जाने के बाद मैंने यहाँ हिंदू उत्सव समिति का गठन करवा दिया सर। अच्छा। तो उसको मैंने विराट नाम दे दिया, विराट हिंदू उत्सव समिति, संस्थापक कैलाश मंथन मैंने संस्थापक भी कर दिया ताकि कोई मोहर न लगा पाए। बिल्कुल ठीक है। और मैं सर ये जो त्योहार थे ना सर, इन सबों को कंट्रोल कर लिया पुलिस प्रशासन के सहयोग से। पुलिस प्रशासन को आवेदन लगाता हूँ कंट्रोल रूम का, और कंट्रोल रूम में पुलिस अधिकारी खुद, TI दोनों TI प्लस SP साहब, वो मेरे को जब मीटिंग वगैरह होती है कॉल करते हैं, तो पूरे शहर पर कोई अपराध नहीं होगा, किसी प्रकार का अनुशासनहीनता नहीं होगी, और किसी प्रकार का कोई गदर नहीं होगा। ये आप सभी पुलिस अधिकारियों को सम्मान, ये मैंने व्यवस्था दे दी सर शहर को। दूसरी ओर मैंने चिंतन मंच के माध्यम से साहित्य और ये तमाम जो गतिविधियां हैं, प्रत्येक महापुरुष की जयंती पर एक विचार गोष्ठी होना, चिंतन गोष्ठी होना, एक प्रक्रिया मैंने सर ये दे दी। तीसरी में कृष्ण भक्ति शाखा केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय पुष्टि मार्ग की परिषद में 12 देशों में सक्रिय हूँ सर। जो 2.5 करोड़ कृष्ण भक्त है ना सर, उनमें मैं मीडिया प्रभारी हूँ सर, वहाँ का सबसे बड़ा। और वो मतलब मेरे बिना वहाँ पत्ता नहीं हिलता सर। मतलब मैं जब जाता हूँ मंडियों में, 250 गाँव तो गुना जिले में है सर वो। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ईश्वर मेरे ऊपर क्या इतना मेहरबान है। हाँ, मैं थोड़ा आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो सका, ईमानदार था इसलिए लेकिन मुझे ये समृद्धि मिल गई सर, जो मैं आपसे व्यक्त आज आपके सामने मैं खड़ा हो पा रहा हूँ। नेता तो मेरे करता ही नहीं उनको, ये सिंधिया लिफ्ट ही नहीं है मेरे पास। तो कलेक्टर को मैं छोड़ दिया सर। मैंने क्या है ये, व्हाट इज दिस, जो परिवर्तन ना कर सके वो काय का कलेक्टर, काय का SP। ये राजेश ये थोड़ा ठीक है, उनसे मेरी फर्स्ट डे श्रीमद् भगवद गीता को लेकर मैंने उनको भेंट की थी, बड़े प्रसन्न हुए। तो यार कि तुमने ये विष्णु सहस्त्र नाम मेरे को बहुत अच्छा दे दिया। मैंने क्यों सर, मुझे इसकी आवश्यकता थी, उसमें उसी में था। और मैंने कहा ये तो मेरा बड़ा भाग्य है। SP सारे वो आपके अधिकारी कहने लगे सब कैलाश जी का तो बहुत दिनों से काम चल रहा है, इस तरह उन्होंने पूरा धार्मिक परिवर्तन करके फेंक दिया। तो ये आसाराम को तो सर मैंने जेल हुई है ना सर, उसमें मेरा भी बहुत बड़ा रोल है सर। ऐसा रोल है कि ये गुनाह में आया सर। तो आप जानते ही हैं सर, अब मुझे आप कहोगे साहब यहाँ ये जेल रही है कैलाश, बैठो, मैं वही जाके बैठूंगा और आपके पास ही बैठूंगा। मैं क्यों बैठूंगा उधर, मैं जहाँ से मैं संचालित हूँ वही। तो अब क्या हुआ सर, जहाँ मैं तो आसाराम मंच पे आया और मेरा अपमान किया। तो कोई VIP है 3 बार उसने कहा, मैं नहीं समझ पाया। मैं साहब आपको चेले चपाटे हैं। और वो प्रोग्राम मैंने ही आयोजित करवाया, कैसे कि उनका जो ऑर्गेनाइजर था, मैंने कहा आसाराम बाबू का संत अच्छा चल रहा है, उनको बुला लो, कृष्णानी परिवार है सर यहाँ पर, उसके नारायण साईं का। तो उस व्यक्ति ने सर जब मेरा अपमान किया तो पुलिस इसको उठाओ, ये कौन है। अरे वो वहाँ कोई मीडिया वाले थे नहीं, मुझे मालूम नहीं था, और वो मीडिया से चिढ़ता था। तो मेरी चप्पल फेंक दी गई। तो मैंने चप्पल उठा के लाओ 5 मिनट के अंदर, मैं तुम्हें ध्वस्त करूंगा 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट के अंदर ना कर दिया, कैलाश मंथन ने नाम फेरना, गर्दन काट देना मेरी।
वो आगे काम ले उसके। अरे कैलाश भाई, मैंने कहा ये संत तो है नहीं, सत्य घटना सुना रहा हूँ सर आपको। लेकिन अब मेरी 5 मिनट के अंदर चप्पल आ गई, मैं वहां से उल्टे पैर लौटा। अब मेरे पास मैंने एक ही स्टेटमेंट दिया कि धर्म के नाम पर ढोंग और पाखंड व्यवसाय का अड्डा बनाया आसाराम ने। और आसाराम रामायण का मतलब क्या हुआ? जिस देश में राम की रामायण चलती है, आसाराम का मतलब क्या हुआ? और ये इनकी जो नामर्दों को मर्द बनाने वाली दवाइयों का क्या मतलब? राम का नाम नहीं आसाराम का नाम लिया जाता हूँ, राम, उस राम के देश में आसाराम का क्या काम? इस तरह से मैंने ये न्यूज दी सर, पूरे स्टेटमेंट सारे अखबारों में छापा। और इसके बाद क्या हुआ कि देश के अंदर एक हवा चली, तो मैं जिन अखबारों में जुड़ा था उसमें संपादकीय कॉलम लिखे मैंने। तो इसके ऊपर जब आफत का पहाड़ टूटा, आज वो जेल में है सर, जमानत नहीं मिल रही उसको, उसकी लाइफ बेजोल हो गई। दूसरा मैंने रामपाल के लिए लिखा, यहाँ पर वो गीता श्रीमद भगवत गीता। आप ये देखो सर कि ये हम लोगों के साथ क्या सही हो गए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये इन चीज़ों में मैं पढ़ता नहीं कभी, लेकिन आपको इसलिए बताना जरूरी है सर कि एक इतना बड़ा न्याय करता है, जैसे आज मेरे ऊपर कोई अत्याचार होता मैं आपको बताता कि नहीं? यदि मेरे चरण गुप्त होते मैं बताता निश्चित। मैं इसकी क्या विश्वास करूँ उस न्याय व्यवस्था? मैंने खुद में लड़ाई लड़ी सर। सोचो, मेरी जमानत हाई कोर्ट ने रद्द कर दी। तो मेरे को बताया गया कि कैलाश मंथन खतरनाक आदमी है, एक अपराधी में 307 लगवा दी सर। मुझे मालूम नहीं क्या घटनाक्रम, इतना बड़ा षड्यंत्र सर, मेरे पूरे परिवार बच्चों के साथ। आखिर में डीजे के पास गया, फिर डीजे खुद आया वहाँ। दिस इज फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ डीजे खुद आए, उनको लगा कि कैलाश मंथन से अत्याचार हुआ। तो मैंने उनको मैंने कहा ये समझौता हो गया था इस मामले में, मेरे ऊपर इस अपराधी ने हमला किया और मेरे को जानकारी भी नहीं थी। तो डीजे ने कहा ठीक है, कल तुम्हारी जमानत हो जाएगी कैलाश, मुझे मालूम है, ठीक वकील बदल लो। डीजे खुद कह रहा है सर, और जिस जमानत को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। तो सर ये मेरे साथ, ये जीवन में मेरे साथ ये घटना घटी सर। आपके जाने के बाद मेरे मकान में आग लगा दी गई सर। ये आग लगवाई कितना भीषण अत्याचार हुआ आपके जाने के बाद। ये आग लगवाई होगी इन दुष्टों ने, ये आग इन दुष्टों ने लगवाई होगी ना? हाँ सर, अरे वो क्या बताऊँ, 7 केस लड़ी सर मैंने, 7 केस। आप चूंकि आपका सपोर्टर था तो 7 केस में 7 केस जीता। अदालत में जीता, उनके पास पहुंच गया, कोई हिम्मत करे। मैंने कहा मेरी माँ की तबीयत खराब, मैंने पत्रकारिता में आगे क्या अपना जीवन डिसॉल्व कर दिया क्या? जैसे पकड़ना गुनाह है, ये मेरे खिलाफ खड़े हुए 16 लोग और मेरी मत बीमार पड़ गया। उन्होंने डीजे ने खुद कहा जब समझौता कर लो कैलाश। मैंने साथ मैंने बाल व्यवहार में कोई गलत किया क्या? ये लोग कितने दुष्ट लोग हैं? मैं नेताओं गलत सिंधिया खिलाफ लगा, मैंने कोई गलत किया क्या? सिंधिया ने अपना हरकारा भेजा वो महेंद्र सिंह को मेरे पास, जाओ महेंद्र सिंह से क्या कैलाश जी क्या लिख रहा है, सिंधिया की छवि खराब हो गई। मैंने कहा श्रीमंत नहीं, ओनली सिंधिया, सांसद सिंधिया, उसको मैंने हमेशा लिखा सर। तो इस पर मेरे ऊपर एक्शन हुआ सर। और दिग्विजय सिंह के टाइम में मेरे ऊपर एक्शन हुआ सर, मेरे परिवार को तबाह करने की पूरी कोशिश हुई, ये इतिहास गवाह है सर। लेकिन मैंने इनसे हार नहीं मानी। हो मैंने कह दिया दिग्विजय सिंह तुम जीतोगे नहीं इलेक्शन, तुम्हारी दुर्गत हो जाएगी। ये ऑन रिकॉर्ड चीजें पूरे जिले के अंदर मैं अकेला उसके कृत्यों को लेकर सर मैंने दिग्विजय सिंह के और लक्ष्मण सिंह के, आप समझो मैं डरा नहीं, आज तक नहीं डरा सर। और भगवान की तरह स्वस्थ हूँ और आपका आशीर्वाद रहा तो क्रांति फैला दूंगा सर आपके लिए केवल। तो मैं वो चीज प्राप्त कर चुका हूँ सर, अब मुझे डर नहीं है। श्रीमद भगवत गीता का मैं प्रचारक हूँ ना, तो मुझे डर है ही नहीं कतई। अभी हम आपको मालूम है कि हमने आपका नंबर अभी मांगा था और उसके बाद हमने आपसे बात की है? नहीं तो मैंने तो आपको व्हाट्सएप कर दिया। अच्छा, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास पहुंच चुका है। हमने किसी दूसरे से लेके आपको वो किया। तो यही नंबर है सर मेरा, आपको जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया कल। अच्छा, तो हो सकता है वो आपको मैंने व्हाट्सएप कर दिया है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके नंबर में पड़ा हुआ है। अच्छा, मेरा जो ग्रुप है ना, ग्रुप क्या वो जो मेरा वो है व्हाट्सएप, वो आपके ग्रुप पे आ चुका है सर। हाँ, वो आपने खोला नहीं है सर उसको। तो आप तो सर चिंता मत करो, आपने संकल्प किया है ना सर, उसके लिए तन मन धन से और जीवन की बाजी लगाकर आपको ऐसे सैनिक मिल चुके हैं तो ये आप काम कर चुके सर। आपकी तो आवश्यकता थी आज, और किसकी आवश्यकता है बताओ मुझे। अच्छा, मैंने आपको ये घटना मेरे साथ इसलिए सुनाया कि व्यवस्था परिवर्तन भी वही करता है अधिकारी। उसने देखा कि कैलाश पे अत्याचार हुआ, डीजे खुद गया, कानून बदल दिया
307 की जगह 326 करके उसको जो है समझौता करवा दिया सर दूसरे दिन ही। तो ये कौन है? डीजे ने। और वो मेरे से कह रहा है, डीजे कह रहा है तो कह रहा तुम ऐसा वकील कर लो, इस वकील को कर लो कि कल तुम्हारी जमानत हो जाएगी। और 1 माह तक सर मुझे अत्याचार भोगना पड़ा। मैंने व्यवस्था जेल में व्यवस्था परिवर्तन कर दी सर। वो जेलर कहने लगा कैलाश भाई हाथ जोड़ते हैं और मैं डीजे साहब से कह रहा हूँ सब कैलाश बुलाओ, नहीं क्रांति हो जाएगी जेल के अंदर। सब सवेरे उठता था मैं सर, सबों को लाइन में बिठा देता था, भजन करो पहले, रामायण सुनो, चलो सुनाओ कौन बढ़िया, प्रवचन करो यहाँ पे। पूरी जेल की व्यवस्था बदल दी सर मैंने 5 दिन के अंदर। जब मेरी जमानत नहीं हुई मैं निराश हो गया था। आप समझो सर, मतलब मेरे जीवन में क्या क्या घटनाक्रम, मतलब ये फिल्मी कहानी तो ऐसी लगती है जैसे कि कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसा लगता है कल्पना है ये। हकीकत में मैंने उस गरीब की भूख दे दी है सर। वो अपनी भूख क्या बताएगा? ये बेचारा इस देश का गरीब हटियाला आदमी है, इसका पैसा नहीं है। कोरोना काल में सर हम लोगों ने उनको घर में जाकर खाना दिया। आज भी सर मेरी दैनिक दिनचर्या पक्षियों से चालू होती है। मैंने अभी अबियाली चावल मंगवाया, पूरी छत पे चावल डाल दूँ, 500 सगोरे रखवा दी सर मैंने पूरे शहर के अंदर। चलो 2 टंकियां रखवा दी सर इसकी पानी पीने की। भाई गौ माता की तुम बात करते हो, क्यों गौशाला में दो निधन करते हो? अरे उनको खुद खिलाओ सर। तो ये सर मैंने कुछ परिवर्तन अपने मोहल्ले को मैंने गौशाला बना दिया। ये मतलब मजाक वाली बात जरूर किसी को लग सकती है। मैं ना पूरे हर घर में जाकर कहा गौ माता के लिए 2 रोटी निकालो एक की जगह, ठीक? गौ माता को पेट भरो, ये तो गौ माता किसी की भी हो, हिंदू ने छोड़ दी, तुम गौ माता की बात कर रहे हो, ये तुम्हारे घर पे आग खड़ी है। तो ये सर ये इस व्यवस्था से मुझे ये फायदा हुआ कि मेरी बात आवाज नहीं हो रही सर। जिससे कह देता हूँ पैसे चाहिए, पैसा मिल जाता है। आपने ये सब मतलब तन मन धन से पहले तो मैं कुछ इसका उपयोग नहीं करता था सर, लेकिन वर्तमान में चूंकि पेट भी लगा हुआ है सर, व्यवस्था भी लगी हुई है, अखबारों में कुछ पैसा मिलता नहीं है सर। तो ये बहुत प्रॉब्लम से वाली बात है। अब मैं किसके सामने झुकूं सर? तो मैंने भी सर बहुत संघर्ष किया और मैं परिवर्तन के लिए नहीं सर, मैं आपके लिए काम करूंगा, क्योंकि आप परिवर्तन के पितृ पुरुष हैं सर। आप यदि ये काम कर दिए आपने, तो महात्मा गांधी ने तो इस चीज ठीक है कांग्रेस को व्यवस्था दे दी थी कि सब अहिंसा परमो धर्म, और ये देश भी बट गया। आप तो देश को बटने की बात नहीं, संसार को बदलने की बात कर रहे हैं। इससे संसार में इफेक्ट हो जाएगा पूरा। चलिए हम सब लोग मिलके ऐसा बल्कि आप बहुत मैं आपकी स्क्रिप्ट लिख दूं, आप मेरी भाषा भी देखो क्या है। ईश्वर की कृपा है सर मेरे ऊपर। यहाँ मैंने स्वामी विवेकानंद स्मारक बनवाया, इधर मंदिर उसमें राम भक्त हनुमान का मंदिर बनवाया, मूर्ति बनवा के लाया सर। उसी स्थान पर जिस स्थान को आपने खाली करवाया था और उसकी स्थापना करवा के मैं आ गया सर। मैं कहीं ज्वाइंट होकर नहीं रहा। जिस स्थान को आपने खाली करवाया था सर, वो सब्जी मंडी हो, उस स्थान पर विशाल मंदिर बना हुआ है सर। आप आओगे देखो, तबीयत खुश हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। हाँ, 7 फुट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हुई सर। वो आपकी कृपा से हुई है सर। जी मैं आपने आप नहीं होते ना तो स्थान खाली नहीं होता। रामलीला में तो जा चुका था, आपने उसको बचाया है, नहीं तो मुसलमानों ने तो वहाँ कब्जा कर लिया था सर। और आप उस समय कैसी श्रीवास्तव साहब भी थे सारे, सारे मुसलमान उनके पास पहुंचे, बहुत समझौता करने। मैंने साहब समझौता मत कर लेना, आपकी छवि बर्बाद कर दूंगा। एसपी साहब है, मैंने कहा वो है दिलेर शेर। सो मैंने एक वाक्य पढ़ लिया सर आपके बारे में। तो वो क्या था कि शेर जहाँ बैठ जाता है वहाँ उसका सिंहासन हो जाता है। तो आपका शेरपन तो जिंदा दिली है, सोचो आप। तो वो शेर जो जब जागृत हो जाए, ईश्वर ने जो काम आप जागृत थे ही, लेकिन कुछ कर्तव्य निभा रहे थे भाई। जो ड्यूटी है आपकी, पुलिस प्रशासन ने वो सेवा कर रहे थे देश की। अब उस सेवा का प्रारूप क्या है कि वो जब भगवान बाहर निकलता है ना अवतार लेने के लिए, तो अवतार में वो वहाँ नहीं बैठता स्वर्ग में। देखो वहाँ की व्यवस्था वो देख रहा है ऊपर से, क्या व्यवस्था चले, कैलाश क्या कर रहा है, इसको मैंने क्यों भेजा है, मैत्री सेनगुप्त जी को क्यों भेजा है, इसको क्यों भेजा है, सब जब व्यवस्था है, अब वो वहाँ से देख रहा है और हमसे नचा रहा है और समझ नहीं पा रहे। हम वो भूख में इसमें सब डूब गए। अब हमारा दायित्व है, ये हमें गीता बता रही है, ये हमें रामायण बता रही है, हमारे जीवन चरित्र कैसे होना चाहिए। भगवान राम ने रावण को क्यों मारा, कृष्ण ने कंस मारा तो क्यों मारा, उतना का उद्धार 5 वर्ष की अवस्था में कर बात जरूर किया करेंगे, ठीक है ना? जी जी। हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ सर। हाँ हाँ सर। हेलो। हेलो। हाँ सर।
तो हेलो। चलिए, बात लंबी हो गई है, अब इसे विराम देते हैं। जी जी सर, जी जी सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।